भाई आपने अच्छा नहीं किया सुबह सुबह मुझे पानी में भिगोकर। वह वॉशरूम से बाहर आकर राज के सामने खड़ा होते हुए बोला। और तू क्या कर रहा है? मैं तेरी वजह से पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह ही ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। और एक तू है घोड़े बेचकर सुकून से सो रहा है। आधा घंटा है तुम्हारे पास, अगर आधे घंटे में तुम तैयार होकर आ गए तो ठीक है, वरना मैं खुद ही ऑफिस चला जाऊंगा, और तुम्हारे ऑफिस नहीं बल्कि अपने ऑफिस। इतना बोलकर राज वहां से चला गया और समर मुंह खोले हैरानी से खड़ा दरवाजे की तरफ देखता रहा। आंधी की तरह राज उसके रूम में आया और 1 मिनट में सब कुछ गीला करके चला गया। आज अगर ऑफिस के लिए लेट हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। समर अब ऑफिस का बॉस है और बॉस मेरा दोस्त है। रिया बिस्तर में लेटे आंखें बंद किए खुद ही बड़बड़ा रही थी। 8 बज गए थे और 10 बजे ऑफिस शुरू होता है, इसलिए वह आराम से लेटी हुई थी। और फिर 10:30 पर वह ऑफिस में एंटर हुई। पूरा ऑफिस स्टाफ ऑफिस में मौजूद था सिवाय रिया के, और सब अपने काम में लगे हुए थे। वह अपने डेस्क पर आई और आकर बैठी ही थी, तभी उसे बॉस ने केबिन में बुलाया। रिया अपना हैंडबैग डेस्क पर रखकर केबिन की तरफ बढ़ गई और बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। राज भी रिया को डायरेक्ट अंदर देखकर हैरान रह गया। उसने तिरछी नज़रों से समर की तरफ देखा, जो उससे नज़रें चुराकर फाइल में चेहरा छिपाए बैठा था। राज अपनी चेयर से उठकर रिया के पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखकर उसके सामने खड़े होकर हाथ सीने पर बांधकर बोला, लगता है मैडम किसी फैशन शो में आई हैं। इतनी तैयारी के साथ उसके इतना बोलते ही रिया ने नज़र उठाकर राज की तरफ देखा, जो खड़ा गहरी नज़रों से उसे ही घूर रहा था। तमीज़ नाम की चीज़ तो होगी ही तुम्हारे अंदर, जो इतना भी नहीं पता किसी के केबिन में आते हैं तो नॉक करके आते हैं, या वो भी भूल गई हो? भाई आप। समर के इतना बोलते ही राज ने गुस्से से उसे घूरा तो समर के बाकी के शब्द मुंह में ही अटक गए और वह चुप हो गया। बात कर रहा हूं ना मैं, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? सॉरी भाई। इतना बोलकर समर ने अपनी गर्दन झुका ली और राज फिर से रिया की तरफ मुड़ा और बोला, ये कोई वक्त है ऑफिस का जिस वक्त आप आई हैं? आज आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूं। आज के बाद कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, बिना नॉक किए केबिन में नहीं आओगी। और ऑफिस का वक्त पता है ना क्या है? उस वक्त पर ऑफिस में मौजूद रहना है। और हाँ, तुम दोनों की जो भी ये टाइम पास वाली दोस्ती है उसे काम और ऑफिस से दूर रखो तो बेहतर ही होगा दोनों के लिए। अगर नहीं ये सब चीज़ें कर सकती तो आज और इसी वक्त ऑफिस से रिजाइन करके जा सकती हो मिस रिया। रिया ने अपनी नज़रें उठाकर सामने खड़े राज को देखा। रिया की आंखों में नमी देखकर राज को अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। 2 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, आज तक एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया किसी को, और आज पहले दिन ही आप मुझ में हज़ारों कमियां गिनवाने बैठ गए मिस्टर राज। और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। आज मेरी ये पहली और आखिरी गलती होगी इस ऑफिस में। समर मेरा दोस्त है और हम दोस्त रहेंगे हमेशा। आज लेट आई उसके लिए सॉरी। इतना बोलकर रिया वहाँ से चली गई और राज चेहरे पर हाथ फेरते हुए चेयर पर आकर बैठ गया। क्या ज़रूरत थी रिया को इतना डांटने की? समर हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर पटकते हुए बोला, और क्या करता उस महारानी की आरती उतारता इतना लेट आने पर और केबिन में बिना नॉक किए घुसने पर? प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। और मैंने ही रिया से कहा था मेरे केबिन में बिना नॉक किए आने को। इन सब को हम प्यार से नहीं समझा सकते और ना ही हमारा काम है। ये इंसान को खुद ही सीखना पड़ता है और समझना भी। भाई प्लीज़ मेरी लाइफ अपने कंट्रोल में रखना बंद करिए। मैं इतना भी ना समझ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। अच्छा दिखा मुझे कहाँ है तू समझदार और कहाँ है तेरी समझदारी। मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। इतना बोलकर समर गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गया और राज अपने माथे पर आई टेंशन की लकीरों को उंगली से मसलने लगा और समर के गुस्से से भरे चेहरे को देखने लगा, जो उससे नाराज़ हो गया था। रिया अपनी डेस्क पर आई और बैग से टिश्यू पेपर निकालकर अपनी आंखों में आई नमी को साफ करने लगी। इतने दिन से इस ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन आज तक कभी किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की थी जितनी आज इस आदमी ने कर दी। मैं तो इस आदमी को जानती भी नहीं, फिर ये शुरू से मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जैसे मैंने कुछ बिगाड़ दिया हो इसका। मुझे नहीं पता था ये बदतमीज़ इंसान सबर के केबिन में मौजूद है, वरना बिना नॉक किए नहीं जाती।
और इससे अच्छा जल्दी ही ऑफिस आ जाती तो अच्छा होता। कम से कम ये 4 बातें सुनने को तो ना मिलती। ऑफिस के बॉस का भाई है तो खुद को 30 मार कहाँ समझ रहा है, अकड़ू कहीं का आया बड़ा। ऑफिस में मौजूद था तो छोड़ दिया, अगर कहीं बाहर मिलता और ये घटिया बातें करता तो कसम से उसकी ज़बान खींचने के साथ टांगे ना तोड़ देती। तो मेरा नाम भी रिया नहीं। और इस समर के बच्चे को बताना चाहिए था आज उसका अकड़ू और खड़ूस भाई ऑफिस आने वाला है, तो मैं वक्त पर ही आ जाती। मेरी तो इज्जत का फालूदा ही बना दिया इस इंसान ने। रिया संभाल खुद को, ऐसे कूदते रहेगी तो खुद को जलाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। इस खड़ूस इंसान से तो अपनी इंसल्ट का बदला ना लिया तो मेरा यहाँ रहना और ना रहने का क्या ही मतलब। रिया समर के केबिन की तरफ घूरते हुए बोली और गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके बैठ गई, क्योंकि वक्त आने पर राज से बदला तो उसे लेना ज़रूर था। उसके लिए ऑफिस से ही क्यों ना जाना पड़े। इस रावण की लंका में आग न लगा दी तो कहना। वह होंठों पर तीखी मुस्कान सजाकर बोली, इस बात से अनजान राज के सामने उसकी होने वाली अपनी हार से। समर मुंह फुलाए बैठा फाइल के पेज इधर से उधर पलट रहा था। राज परेशान बैठा उसकी हरकत देख रहा था। राज ने खुद के गुस्से को कम करने के लिए गहरी गहरी 2-3 सांसें भरी और बहुत ही आराम से बोला, काम करना है या नहीं समर, ये बता मुझे तू, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है जो यहाँ बैठकर बर्बाद करूँ। मुझे काम करना है, लेकिन अगर आप ऐसे डांट कर काम करवाना चाहते हैं तो नहीं करना मुझे कोई भी काम। मेरे साथ काम करना है तो ये सब झेलना पड़ेगा। मैं नहीं झेल सकता आपका गुस्सा। आपका छोटा भाई हूँ, आप मुझसे भी ऐसे ही बात करेंगे। अगर तुम यही सब नादानियाँ करते रहे तो ऐसे ही डांटता रहूँगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मार भी पड़ सकती है तुम्हें। अब तुम खुद देख लो, काम अच्छे से करना है या फिर डांट और मार खाकर करना है। रिया बहुत अच्छी लड़की है भाई, आपको क्या गलतफहमी हुई है उसके बारे में। ऑफिस की एक छोटी सी एम्प्लॉय को डिस्कस करने का वक्त नहीं है हमारे पास, और ना ही वो इतनी ज़रूरी है। इसलिए काम की बातें करो जो काम भी आएंगी। आपका कुछ नहीं हो सकता, आप एक नंबर के खड़ूस और अकड़ू इंसान हैं। इसलिए कोई लड़की आपके करीब नहीं आती, सब आपसे दूर दूर भागती हैं। नो प्रॉब्लम, राज मुस्कुरा कर बोला। राज मुस्कुरा ही रहा था जब दरवाजे पर नॉक हुआ। यस कम इन, समर फाइल खोलते हुए बोला। दरवाज़ा खोलकर अंदर रिया आई और राज को पूरी तरह इग्नोर करके समर की तरफ देखकर बोली, समर सर थोड़ी देर में आपकी मीटिंग है और क्लाइंट आने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहिए। तुम मैनेजर को बोलकर सारी तैयारी करवाओ और जैसे ही क्लाइंट आते हैं फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। इतना बोलकर वह गुस्से से भरी नज़र राज पर डालकर चली गई। खुद को इग्नोर होता देख राज की मुट्ठी गुस्से से भिज गई। भाई मीटिंग में क्या कुछ होगा और कैसे क्लाइंट से डील करनी है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बस तुम अच्छे से ये फाइल पढ़ लो, क्योंकि इसकी मीटिंग में ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है भाई। इतना बोलकर समर फाइल पढ़ने लगा और राज खड़े होकर ग्लास विंडो से रिया को देख रहा था जो मुंह लटकाए बैठी काम कर रही थी। अभी जैसे उसने राज को इग्नोर किया वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए राज को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था और वह इसलिए गुस्से भरी नज़रों से रिया को घूर रहा था। राज ने मीटिंग अच्छे से अटेंड की थी और उसने समर को बताया मीटिंग कैसे डील की जाती है, क्या करना पड़ता है डील हासिल करने के लिए, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना पड़ता है। एक एक बात राज ने उसे समझाई और बता दी। और आज समर के लिए इतना काम काफ़ी था, जिसे करके उसके चेहरे पर थकान साफ नज़र आ रही थी। समर लगता है तुम थक गए हो, अगर घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, यहाँ सब मैं संभाल लूँगा। क्या कहा भाई आपने, मैं घर जा सकता हूँ? समर हैरानी से राज की तरफ देखकर बोला जो अपने फ़ोन में बिजी था। हाँ, और इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वरना 1 घंटे बाद मेरे साथ ही घर वापस चलना। नहीं भाई आप आ जाना बाद में, मैं बहुत थक गया हूँ और नींद भी आ रही है, घर जाकर सोना चाहता हूँ। ठीक है फिर तुम जाओ घर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। समर राज के गले लगकर खुशी से बोला। बस बस हो गया, अब जा। राज के इतना बोलते ही समर वहाँ से चला गया और राज अपने भाई की हरकत पर मुस्कुरा कर रह गया। समर रिया की डेस्क के करीब से गुजर रहा था। उसे काम करता देख समर के कदम वहीं रुक गए और उसके पास आकर समर ने उसे पुकारा। रिया ने अपना नाम सुनकर समर की तरफ देखा और फिर अपना काम करने लगी। खुद को ऐसे इग्नोर होता देख समर बोला, रिया मैंने क्या किया है, मुझसे किस बात पर नाराज़ हो यार? आपके भाई देख रहे हैं, जाइए यहाँ से। सर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, रिया अपना काम करती हुई बोली। समर ने एक नज़र अपने कैबिन की तरफ देखा तो सच में राज उन्हें ही देख रहा था। समर बड़बड़ाते हुए बोला, ये भाई भी ना पता नहीं क्यों टांग अड़ा रहे हैं। एक तो मैं उनके लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ और ऊपर से इनकी अकड़ ख़त्म नहीं होती।
अच्छा सुनो, मुझे अपना नंबर दो, यहाँ बात नहीं हो सकती हमारी, तो मैं फ़ोन पर बात करूँगा और फिर कहीं बाहर जाकर मिलते हैं और बात करते हैं। उसके इतना बोलते ही रिया ने एक कार्ड समर की तरफ बढ़ा दिया और फिर से काम में लग गई। समर ने कार्ड पर लिखा नंबर देखा और मुस्कुराकर कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिया और वहाँ से चला गया। ताड़ तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं उनके भाई पर लाइन मार रही हूँ। एक ही दिन में इस इंसान ने मेरा जीना हराम कर दिया। जॉब छोड़ भी नहीं सकती, अगर छोड़ दी फिर पता नहीं नई जॉब ढूंढने के लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। समर से गलती से ट्रेन में क्या मुलाकात हो गई, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। जैसे मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। बात तो करनी होगी इस राज ग्रोवर से, वरना ये मेरी इज्जत का सच में सबके सामने कचरा कर देगा। आज का दिन तो इतनी बेइज्जती सहकर बीत गया, लेकिन कल का दिन सही से बीते उसके लिए मुझे बात करनी होगी। रिया ने एक नज़र राज के केबिन पर डाली और उसे काम करता देख सुकून की सांस ली, वरना सुबह से यह शख्स उसे ही घूर रहा था। रिया घर आई और आकर आंखें बंद कर कर काउच पर बैठ गई। मुश्किल से 5-10 मिनट ही गुजरे होंगे, उसका फ़ोन बजने लगा। रिया ने बैग से निकालकर नंबर देखा और गुस्से में आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कॉल आंसर करके फ़ोन कान से लगा लिया और बोली, जी दादू बोलिए, इस वक्त फ़ोन क्यों किया, सब ठीक तो है ना? यहाँ सब ठीक है, हमने फ़ोन इसलिए किया है तुम वापस घर आ जाओ, नरेंद्र ने आराम से कहा। दादू अब मैं कभी वहाँ नहीं आना चाहती, आप बार बार यही पूछने के लिए फ़ोन क्यों करते हैं? मैं नहीं आना चाहती वहाँ और ना ही शादी करना चाहती हूँ। देखो रिया, हमें मजबूर मत करो, हम वहाँ आए और तुम्हें अपने साथ घर लेकर आएँ। अगर आप यहाँ आए तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी दादू, और फिर आप रहिएगा मुझे ढूंढते हुए। मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम सब समझ रहे हैं, 1 महीना है तुम्हारे पास, या तो खुद ही आ जाना या फिर मजबूरन हमें वहाँ आना होगा, वो भी तुम्हें बिना बताए, और अपने साथ लेकर तुम्हें घर आ जाएंगे। दादू मुझे नहीं करनी है शादी, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, मुझे नहीं करनी आपसे बात। इतना बोलकर रिया ने गुस्से में फ़ोन काट कर वहीं काउच पर डाल दिया और वहीं लेट गई। आंखों के कोरे पर आंसुओं की बूंदें आकर ठहर गई और फिर उसकी कनपटी पर आकर आंसू बहने लगे, जिन्हें उसने बहने दिए और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद रिया का फ़ोन फिर से बजने लगा। उसने हाथ फेर कर काउच पर पड़ा फ़ोन ढूंढा और आंखें बंद किए हुए ही फ़ोन कान पर लगाकर बोली, दादू मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज़ अभी आप कॉल मत कीजिए, और मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। इतना बोलकर उसने फ़ोन ऑफ किया और वहीं टेबल पर छोड़कर अपने रूम में आ गई और कबर्ड से कपड़े निकालकर चेंज करने चली गई और आते ही बेड पर सोने के लिए लेट गई। सुबह से सर में बहुत दर्द था और सोए बिना चैन आएगा नहीं, इसलिए उसने रूम की लाइट ऑफ की और सो गई। देखो मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी, रिया हाथ में पकड़ा चाकू सामने खड़े शख्स को दिखाते हुए बोली और डर के मारे अपने कदम पीछे भी ले रही थी, लेकिन सामने खड़ा इंसान उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। और रिया बोल रही थी, मैंने कहा पास मत आना वरना तुम्हें जान से मार दूंगी, मेरे भाई से दूर रहना वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। सामने खड़ा राज गुस्से में घूरकर बोला, तुम्हारे भाई में ऐसा क्या है? रिया अटक अटक कर बोली और साथ ही अपने कदम पीछे ले रही थी, तो तुम दूर नहीं रहोगी समर से? समर मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्तों से दूर नहीं रह सकती। ठीक है, फिर तुम ऐसे नहीं मानोगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर राज ने आगे बढ़कर रिया का गला पकड़ लिया और रिया की आंखें बाहर आने को हो गई। वह राज से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी और इसी खींचातानी में रिया ने अपना गला राज की पकड़ से छुड़ाया और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी और इसी के साथ वह उठ बैठी। रिया ने घबराकर रूम की लाइट ऑन की और अपने चेहरे पर हाथ फेर कर देखा जो पसीने में भीगा हुआ था। टेबल पर रखा पानी का गिलास रिया ने होंठों से लगाया और एक सांस में पूरा गिलास ख़त्म कर दिया। ये सब क्या देखा मैंने अभी? ये राज मेरे सपने में आकर भी मुझे डरा रहा है, इसका भाई ना हुआ कोई बहुत बड़ी तोप है। रिया तेरी भलाई इसी में है, तू उस राज और उसके भाई से दूर रहे। मुझे नहीं करनी ऐसे इंसान से दोस्ती, ये तो सपने में भी मेरी जान के पीछे पड़ गया है। भगवान इस राक्षस से मेरी रक्षा करना। मैं अभी नहीं मरना चाहती, अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं है ज़िंदगी में। ये बहुत ख़तरनाक इंसान है। रिया ने सीलिंग की तरफ देखकर भगवान का नाम लिया और अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए रूम से बाहर आई और किचन में अपने लिए खाना बनाने लगी। जब से ऑफिस से आई थी राज नाम का प्राणी दिमाग में घुस गया था और निकल नहीं रहा था।
जिसकी वजह से रिया को सपने में भी राज ही नज़र आ रहा था। समर लिविंग रूम में बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। राज कब उसके पास आकर बैठा उसे पता भी नहीं चला और वह ऐसे ही सोच में डूबा रहा। राज ने रिमोट उठाकर टीवी ऑफ किया और समर के चेहरे पर नज़र जमाकर बैठ गए और उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब बेकार रहा। ओए हीरो, किस सोच में डूबा बैठा है? राज समर के चेहरे के आगे हाथ हिलाकर बोला। समर ने चौंक कर राज की तरफ देखा और हैरानी से बोला, भाई आप कब आए? आधा घंटा हो गया है, लेकिन तू बता ऐसा भी क्या सोच रहा है जो किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं है तुम्हें? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। ऐसे ही तो कुछ नहीं सोच रहा था। बता मुझे क्या सोच रहा था? राज ने उसकी फिक्र करते हुए पूछा। आपको बताकर क्या फ़ायदा, आप तो इन सब बातों से दूर रहते हैं। पहेलियाँ मत बुझा और बता क्या बात है। मैंने एक लड़की पसंद की। क्या तूने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली और हम में से किसी को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा? राज समर की बात पूरी होने से पहले ही बीच में काट कर बोला। समर राज की बात सुनकर फौरन बोला, अरे भाई आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। राज समर की बात सुनकर गुस्से में बोला, इतना सब कुछ करता फिर रहा है और किसी को इस बात की खबर भी नहीं है, इसलिए तुमसे कुछ भी काम नहीं होता, ध्यान तो कहीं और रहता है तुम्हारा। भाई मेरी पूरी बात सुनोगे आप या फिर कुछ भी बोलते रहोगे? एक बार मेरी बात सुन लीजिए ठंडा दिमाग करके, उसके बाद बोलिए जो बोलना है। पूरी बात सुननी नहीं है आपको और बस बाबा की तरह शुरू हो जाते हैं लेक्चर देने। बता क्या बात है? अपने लिए नहीं, मैंने आपके लिए एक लड़की पसंद की है और जैसी लड़की आपको चाहिए वो बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन उस लड़की के घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। इस बारे में ही सोच रहा था कैसे उसकी शादी किसी और से ना होने दूं और आप दोनों की शादी हो जाए और मुझे मेरी भाभी मिल जाए, लेकिन आप तो पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाने लगते हैं। समर की बात सुनकर राज ने होठों को गोल करके हवा बाहर निकाली और बोला, ओ तो इसलिए तू गहरी सोच में डूबा बैठा था, लेकिन तू मेरे लिए लड़की क्यों देख रहा है? समर झट से बोला, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई हूँ। समर के इतना बोलते ही राज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, पागल लड़के, ये काम घर के बड़ों का होता है ना कि छोटों का। तो क्या हो गया भाई अगर मैं देख रहा हूँ तो? बाबा और मोम आपके लिए जो लड़की पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं आती और आपको कैसी लड़की पसंद है ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैंने आपके लिए लड़की देख ली है। अच्छा मुझे भी बताओ कौन है वो लड़की जो तुमने मेरे लिए पसंद की है? राज को समर की बातों में मज़ा आ रहा था, इसलिए वह दिलचस्पी ले रहा था। क्या फ़ायदा बताकर अब? इतनी ही देर में क्या हो गया जो अब कोई फ़ायदा नहीं है? समर उदास होते हुए बोला, उसकी शादी होने वाली है इसलिए अब कोई फ़ायदा नहीं है। चलो इन बातों को छोड़ो, मोम और बाबा देख लेंगे लड़की को, तुम खाना खाओ, आकर कब से लग गया है। इधर नरेंद्र परेशान थे और परेशानी में इधर उधर चक्कर काट रहे थे और रंजन वहीं खड़ा अपने पिताजी को देख रहा था जो काफ़ी परेशान थे। बाबूजी आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बैठ जाइए, पेट दर्द करने लगेंगे। रंजन हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें इस लड़की का। उसने यहाँ आने से मना कर दिया है, अब रिया यहाँ नहीं आना चाहती और अगर हम वहाँ गए वह वहाँ से भी कहीं और भाग जाएगी, उसने हमें धमकी दी है। आप भी क्यों उसके पीछे पड़े हैं? कुछ दिन रहने दीजिए सुकून से, जब दोबारा यहाँ आए तब उसकी शादी कर देना। ये इतना आसान नहीं है रंजन, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे रिया यहाँ वापस आ जाए और उस लड़के से शादी कर ले जिससे हम चाहते हैं। मुझे नहीं लगता ये प्लान काम करेगा, कुछ और सोचना होगा हमें। 1 महीने बाद वो लोग घर आएंगे रिया को देखने और उससे पहले हमें रिया यहाँ इस घर में चाहिए। राज जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता, बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है और हम चाहते हैं रिया की शादी उससे ही हो। आप टेंशन मत लीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बस कुछ दिन आप रिया को यहाँ आने के लिए मत बोलना और उससे जब भी बात करें अच्छे से करना और ये एहसास दिलाएं अब आप उसकी शादी की बात तब तक नहीं करेंगे जब तक वह नहीं चाहती। रंजन उस लड़की को समझाना बहुत मुश्किल है, अपने बाप की तरह एक नंबर की ज़िद्दी है। सब सही हो जाएगा, आप आराम से बैठिए। अगर आप कहें तो मैं रिया से बात करके देखता हूँ, तुम भी कोशिश करके देख लो और जब रिया से बात करो उसे कहना दादू उससे नाराज़ हैं और अब उससे बात नहीं करना चाहते। ठीक है बाबूजी, मैं फिर करता हूँ कल रिया से बात। आप जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है और टेंशन मत लीजिए। इतना बोलकर नरेंद्र अपने कमरे में चले गए और रंजन वहीं खड़ा रिया के बारे में सोचता रहा। रिया ने उसके बाबूजी को परेशान करके रख दिया था
उनकी रातों की नींद उठ चुकी थी। अब रंजन को ही कुछ करना होगा जिससे रिया घर वापस आ जाए और बाबूजी उसकी शादी उस लड़के से कर दें जिससे वो चाहते हैं, जिसे उन्होंने रिया के लिए पसंद किया है। रिया टैक्सी में बैठी ऑफिस के लिए जा रही थी जब उसका फ़ोन बजा। चाचू का फ़ोन देखकर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, क्योंकि उसके चाचू उसे कभी ऐसे फ़ोन नहीं करते थे। जब भी कोई ज़रूरी बात होती थी तभी फ़ोन करते थे। रिया ने गहरी सांस भरकर फ़ोन कान पर लगाया और बोली, चाचू कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ चाचू, ऑफिस जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। आप बताएं घर में सब कैसे हैं? यहाँ भी सब ठीक हैं। तेरी चाची बहुत याद कर रही है तुम्हें, अचानक बिना बताए घर से जो चली गई थी। चाचू आप अच्छे से जानते हैं मैं क्यों बिना बताए घर से आई थी। हाँ जानता हूँ बेटा, इसलिए उस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। बस इतना कहना चाहता हूँ, एक बार बाबूजी की बात मान कर देखो। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया तो तुम उससे शादी मत करना। और अगर बाबूजी ने तेरी शादी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वादा करता हूँ इस बार घर से भागने में मैं तेरी मदद करूँगा। लेकिन प्लीज़ बेटा, एक बार बाबूजी की खुशी के लिए लड़के से मिल ले। रिया टैक्सी से उतरी और पैसे देकर ऑफिस की तरफ बढ़ती हुई बोली, ठीक है चाचू, आपकी बात मानकर मैं घर आ जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन रुक कर। जो लड़का तुझे देखने आने वाला है वो भी किसी काम से बाहर गया हुआ है। 1 महीने में लौट कर आएगा और जब आएगा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, तुम आ जाना। ठीक है चाचू, मिलकर देखती हूँ आखिर वो लड़का है कौन जिससे मुझे शादी करनी है, जो मर रहा है मुझसे शादी करने के लिए। रिया गुस्से में चिढ़कर बोली। उसके पास से जा रहे राज के कानों में ये बात पड़ी तो एक पल के लिए वह ठिठक गया, लेकिन फिर आगे बढ़ गया और रिया रंजन से बातें करती रही। यार ये लड़की कुछ पागल भी है या फिर इसकी खोपड़ी खिसकी हुई है जो इसे ये गलत फहमी है कोई इससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। शक्ल देखिए, चुड़ैल दिखती है एक नंबर की। मैं तो कभी इस लड़की से तो क्या इसके जैसी किसी भी लड़की से शादी ना करूं, दुनिया की चाहिए आखिरी ही लड़की क्यों ना हो। अरे भाई, किससे आप शादी करना चाहते हैं? कौन है वो दुनिया की आखिरी लड़की? समर केबिन में आते हुए बोला, कोई नहीं है, मैनेजर को फ़ोन करके यहाँ बुला, आज की मीटिंग के लिए कुछ बात करनी है। राज अपने सामने रखा लैपटॉप खोलते हुए बोला और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा और समर मैनेजर को फ़ोन करके अपने सामने रखी फाइल देखने लगा जो आज के प्रोजेक्ट की थी। रिया का मूड थोड़ा ख़राब था उस लड़के के बारे में सोचकर जो ढीठ बनकर उससे मिलना चाहता था और शादी करना चाहता था। वह अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी और जिसकी वजह से बार बार फाइल में उससे गलती हो रही थी और वह उन्हें काट रही थी। रिया ने झुंझलाकर सामने रखी फाइल बंद की और उठकर कैंटीन में चली गई और अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर खाली टेबल पर आकर बैठ गई और दिमाग शांत करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद समर कैंटीन में रिया को देखते हुए आया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। रिया अपनी ही सोच में खोई हुई बैठी थी। उसे पता ही नहीं चला कब समर उसके पास आकर बैठा, लेकिन अचानक रिया का ध्यान समर पर गया जो बैठा मुस्कुरा रहा था। रिया ने आसपास नज़र दौड़ाई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप नहीं, तुम बोलकर बात करो। नहीं सर, मैं आपसे तुम बोलकर बात नहीं कर सकती। आपके खड़ूस भाई को पसंद नहीं है मैं आपसे कोई भी बात करूं। हाँ, तो मेरे उस खड़ूस भाई को बता भी कौन रहा है हम बात कर रहे हैं। समर की बात सुनकर रिया हैरानी से आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी और बोली, आप भी अपने भाई को खड़ूस बुलाते हैं? खड़ूस को खड़ीसू बुलाऊंगा ना। समर ने उसी के अंदाज में कहा तो रिया की हंसी छूट गई और वह हंसने लगी। मैंने फिर सही नाम रखा है आपके उस खड़ूस भाई का। हाँ, और जब भी भाई मुझे डांटते हैं तो मैं भी उन्हें खड़ूस ही बुलाता हूँ, क्योंकि गुस्से में भाई और खड़ूस लगते हैं। अच्छा तुम बताओ, आज तुम्हें क्या हुआ है? सुबह से देख रहा हूँ तुम गुस्से में नज़र आ रही हो, कुछ हुआ है क्या? रिया की मुस्कुराहट पल भर में सिमट गई और बोली, अरे नहीं, गुस्सा नहीं हूँ, बस काम की वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है। काफ़ी दिनों बाद इतना काम कर रही हूँ तो बस उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, मुझे भी सब कुछ सीखने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन भाई हैं वो मुझे सब सिखा रहे हैं। रिया ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, वैसे कब तक तुम्हारे वो खड़ूस भाई यहाँ रहने वाले हैं? समय ने आंखें छोटी करके रिया को घूरा। उसके घूरने से रिया सीधी होकर बैठ गई, कहीं समर को उसकी बात बुरी न लगी हो, यही सोचकर वह इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी। उसे देख समर की हंसी छूट गई और वह हंसने लगा। उसे हंसता देख रिया को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह भी उसकी बात पर हंस पड़ी और दोनों के हंसने की आवाज़ पूरे कैंटीन में गूंजने लगी। समर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला,
मेरे खड़ूस भाई अभी कुछ हफ्ते यहीं रहने वाले हैं और तुम्हें उनसे अभी तो कई बार डांट लगने वाली है। मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारे खड़ूस भाई से। इतना बोलकर रिया ने समर की तरफ देखा, जो सीरियस बेटा सामने देख रहा था। रिया उसे ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ समर, कोई भूत वूत देख लिया है क्या? इतना बोलकर रिया ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। रिया ने डरकर सामने बैठे समर की तरफ देखा, जो अब गर्दन झुकाए खड़ा था। रिया भी गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। राज गुस्से में खड़ा दोनों को बारी बारी घूर रहा था और फिर दांत भींचकर बोला, मीटिंग रूम में जाओ समर। भाई मेरी बात, मैंने क्या कहा सुनाई नहीं दिया? मीटिंग रूम में जाओ अभी। राज समर की बात बीच में काट कर तेज आवाज में बोला। कैंटीन में बैठे सब लोग उन्हें ही देखने लगे। समर एक पल की देरी किए बिना वहां से चला गया और राज ने रिया की कलाई पकड़ी और उसे गुस्से में कैंटीन से बाहर ले जाने लगा। रिया हैरानी से राज की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ, और वह उसके साथ खींची चली जा रही थी। राज सबके बीच से होते हुए उसे सबके सामने खींचे ले जा रहा था और पूरा ऑफिस स्टाफ रिया और राज को हैरानी से देख रहा था। पहली बार सबने राज को इतने गुस्से में देखा था। राज उसे लेकर केबिन में आया और झटके से रिया का हाथ छोड़ दिया, जिससे वह खुद को संभाल नहीं पाई और उसका सर टेबल से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से रिया के मुंह से हल्की सी आह निकली और रिया का हाथ अपने माथे पर गया। रिया ने माथा छूकर देखा तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था, जिससे रिया की आंखों में नमी जमा हो गई। राज ने केबिन का दरवाज़ा बंद किया और रिया की दोनों बाह पकड़कर उसे दीवार से लगाया और गुस्से में दांत भींचकर बोला, चाहती क्या हो तुम? क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ी हो? पैसे चाहिए तुम्हें तो बताओ, मुझे कितने पैसे चाहिए? जितने बोलोगी उससे कई गुना ज़्यादा दूंगा, लेकिन मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। राज की पकड़ उसकी बाहों पर इतनी तेज थी जिनका दर्द रिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। लेकिन वह हिम्मत करके बोली, समझते क्या है खुद को आप? मैं आपके भाई के पीछे नहीं पड़ी हूँ। समर बस मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। राज रिया की आंखों में देखकर बोला, जितनी मासूम तुम बन रही हो उतनी हो नहीं। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं। रिया भी उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं कैसी और क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती। आप तो क्या जानते होंगे, और मुझे नहीं, अपने भाई को रोकिए, वही मुझसे बात करने आया था। मैं नहीं गई थी उसके पास। इतना बोलकर रिया ने राज को पीछे धक्का दिया, जिससे वह 2 कदम पीछे हट गया और रिया उससे दूर होकर खड़ी हो गई और गुस्से में घूर कर बोली, आज तो मुझे हाथ लगा दिया, लेकिन अगली बार भूल कर भी मुझे छूने की कोशिश मत करना, वरना आपका वो हाल करूंगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जो ये पैसों की अकड़ है सब एक पल में उतर जाएगी, याद रखना। इतना बोलकर रिया ने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे, तभी उसे अपनी कलाई पर पकड़ महसूस हुई। रिया ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसकी कलाई राज के हाथ में थी। टू बी कंटिन्यूड।